हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम 3 और 4 सितंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे, एक साथ देखेंगे क्योंकि एक करंट अफेयर्स दोनों का मिला के बहुत ज़्यादा नहीं था तो मैंने दोनों को क्लब कर दिया। ठीक है, तो पहले हेडिंग्स देख लेते हैं। ये नया इंटरफेस है, थोड़ा बताना आप लोग कैसा रहा है। तो पहली हेडिंग क्या है? शून्य और अमानवीकरणीय विवाह जो है आपके, अमान्य करणीय विवाह, इससे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो माता पिता की पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट बहुत लिबरल है कुछ चीज़ों में। एक महिलाओं के बारे में बहुत लिबरल है, एक जो बच्चे होते हैं उनके बारे में लिबरल है। खासतौर से वो बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, आपका विवाह मान हो ना हो, तो इस पर कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है डूरंड कप 2023। इसके फाइनल में जो मोहन बागान है, इसने ईस्ट बंगाल पर 1-0 से जीत हासिल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मोहन बागान के बारे में बताएंगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो पूछा जा सकता है क्योंकि सबसे पुराना फुटबॉल फुटबॉल क्लब है ये। ठीक है। तीसरा है आपका नाभमित्र का केरल के नीदकारा में सफल परीक्षण किया गया। तो ये बताएंगे नाभमित्र क्या है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए है, तो वो पूरी डिटेल से बात करेंगे। एक है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसने क्या किया? विस्तारा और एयर इंडिया के विलय को मंजूरी दी। ये ध्यान रखो कि ये एक्ट कब आया था। क्या होता है कि बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं दबाव डाल के, ज़्यादा ऑफर करके। तो अब गवर्नमेंट ने एक बना दिया कि सब मार्केट में नई कंपनियों के लिए भी एक स्कोप बना रहे, और प्लस जो छोटी कंपनी है उनके लिए भी बराबर से अपॉर्चुनिटी बनी रहे। तो उन्होंने क्या बनाया? सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे क्या होता है कि ये चेक करता है कि जो आपकी विलय की शर्तें हैं वो ऐसी तो नहीं है कि जो गलत हो। तो जब उन्होंने देख लिया कि हाँ सही है, तो इन्होंने क्या किया? इसके विलय को मंजूरी दे दी। क्योंकि विस्तारा जो एयरलाइंस थी उसमें भी टाटा के शेयर थे और एयर इंडिया टाटा ने खरीद ही ली, तो अब दोनों एक हो गए। अगला है आपका शिक्षा मंत्रालय ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। क्या नाम है उसका? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके तहत ये क्या करेंगे? 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मनाएंगे, इस पर बात करेंगे। कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, खास तौर से यूएसए की या यूरोप की। ये क्या काम करती हैं? ये दुनिया भर के देशों में अगर कोई पैसा लगाता है या लोन देता है देशों को, तो उस देश में अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, पैसा पे रिटर्न मिलने की क्या संभावना है, लोन वापस होने की, इस सब पे बात करती हैं। और ये जो रेटिंग देती हैं दुनिया भर के बैंक, आईएमएफ, ये सब भी इनकी रेटिंग्स देख के ही क्या लोन देते हैं। तो उसमें से एक फिच है, आपने नाम सुना होगा, दूसरा है मूडीज। तो मूडीज ने क्या बोला कि भारत की 2023 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले इन्होंने लगाया था 5.5%। अब इन्होंने देखा कि हर तिमाही में भारत 7% से ऊपर जा रहा है। ये जो लेटेस्ट तिमाही है उसमें 7.8% ग्रोथ है, तो आपने बढ़ा के कितना कर दिया? 6.7%। मतलब दुनिया मजबूर हो रही है, जो हमारा आरबीआई बोल रहा है उसकी बात मानो। अगला देखते हैं। 2023 का नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण 4 सितंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो नौसेना के जो कमांडर होते हैं ना, कोर कमांडर टाइप के, ठीक है, तो उनका एक सम्मेलन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो देखना है आपको कि जिम्बाब्वे के जो महान क्रिकेटर हैं हीथ स्ट्रीक, इनका निधन हो गया 3 अगस्त को 49 साल की उम्र में। इनका अभी 5-6 दिन पहले भी किसी ने ट्वीट कर दिया था कि इनका निधन हो गया, क्योंकि ये कैंसर से पीड़ित थे, आखिरी स्टेज में थे, और ऐसा लोगों को लग रहा था कि अभी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। फाइनली इनका निधन हो गया। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जिम्बाब्वे जब जिस टाइम पे खेलते थे ना, 1990 के दशक के बाद में, उस टाइम पे जिम्बाब्वे की टीम टॉप टीमों में आती थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेपाल में एक क्षेत्र है ललितपुर, एक क्षेत्र आपका यूपी में भी ललितपुर है, लेकिन नेपाल के ललितपुर की बात हो रही। यहाँ पे 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का क्या हुआ है? ये संपन्न हुआ है यहाँ पे, मतलब समापन हो गया। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, ठीक। अब जो चीज़ें आपकी केवल वन लाइनर्स फैक्ट होते हैं उसमें हम डिटेल में भी नहीं जाते हैं, तो उनको देखा करो। जिसमें डिटेल में नहीं गए उसमें आप क्या करोगे? वन लाइनर्स पढ़ लिया करो। ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके द्वारा 4 सितंबर 2023 को एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम शुरू किया गया, ठीक है। पहले उन्होंने किया था, इसी के आधार पर लाल किला जो था आपका डालमिया ग्रुप को दिया गया था, आपको पता होगा, देश भर में बवाल हुआ था। एडॉप्ट और हेरिटेज में क्या होता है? एक प्राइवेट कंपनी होती है बड़ी सी, वो क्या है, एक हेरिटेज को ले लेती, उसकी संरक्षण करती है, वहाँ पे सुरक्षा बनाए रखती है,
और जो भी काम होते हैं वो कराती है, उसके बदले में कुछ टिकट वगैरह लगाती है, ये सारा काम। आगे चलते हैं। आर माधवन है, सब कोई जान रहा होगा, 3 इडियट पिक्चर देखी होगी। इनको फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका क्या बनाया गया है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। नम्बी नारायणन का इन्होंने रोल किया था, एक मूवी आई थी, मोदी जी के साथ भी 1-2 बार फोटो आई थी, तो रिवार्ड मिलना था, मिल गया। अगला है आपका जो पुरातत्वविद हैं, इनको पेरू में 3000 साल पुरानी एक पुजारी की कब्र मिली। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है कि पुरानी कब्र हाल ही में कहाँ मिली, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पेरू में मिली। ठीक है, अब आ जाते हैं डिटेल में विश्लेषण के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई विवाह शून्य और अमान्य करनी हुआ है, लेकिन इससे जो बच्चा पैदा हुआ वो तो अबोध है, क्या उसको अगर आपने अमान्य कर दिया, संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया, तो वो जिंदगी में क्या करेगा बेचारा। तो बोल दिया कि उसको अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का हक है, वो उत्तराधिकारी हो सकता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आगे चलते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो परिवार के किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में उनका अधिकार नहीं होगा, तो केवल माता पिता की, मतलब अगर वो दादा दादी हैं उनकी संपत्ति में उनका हक नहीं होगा, सिर्फ माता पिता तक वो क्या है, उनकी संपत्ति के हकदार है। यह फैसला किसने दिया, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इनकी अध्यक्षता वाली 3 पीठ थी। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ कि शून्यकालीन विवाह क्या होता है। जब पति या पत्नी दोनों में से किसी एक द्वारा कोई डिग्री किसी न्यायालय से ले ली जाए और इसके द्वारा ये विवाह अमान्य घोषित कर दिया जाए। अमान्य घोषित करने की क्या वजह हो सकती है, अगर जैसे जो विवाह की एज है वो एज ना हुई हो, और विवाह किसी प्रलोभन द्वारा, इसके द्वारा अगर लिया गया हो तो होता है। तो इस तरीके से विवाह क्या होता है, आपका अमान्य हो जाता है। अगला देखते हैं। इसमें क्या है कि पश्चिम बंगाल और असम जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, तो पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए उत्तराधिकार का मिताक्षरा कानून पूरे भारत में लागू होता है। तो कहाँ लागू नहीं होता है वो देख लो, कि पश्चिम बंगाल में भी ये लागू नहीं है और असम में लागू नहीं है, क्योंकि इनके अपने राज्य के कानून। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, डूरंड कप 2023, इसके फाइनल में मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल पर 1-0 के स्कोर से जीत हासिल की। ये मोहन बागान का 17वां डूरंड कप था। डूरंड कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है। मैच का एकमात्र गोल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस डाल दिया। आगे देखते हैं। मोहन बागान ने 2000 के बाद, मतलब 23 साल बाद खिताब जीता है। डूरंड कप 2023 के बारे में जान लेते हैं। 3 अगस्त को, ये 23 वाला तो 3 अगस्त को शुरुआत हुई थी, और 132वां संस्करण था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 132 साल पुराना एक कप है। ठीक है, और इस बार टीमों की संख्या भी अधिक थी। कब ये शुरू हुआ था वो देखते हैं। तो 1888 में पहली बार शिमला में आयोजित किया गया था। घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है, तो इसके बारे में पूछा जाए किसी एग्जाम में तो आप बता पाओ। फिर है अगला आपका नाभ मित्र। इसका केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया। क्या है नाभ मित्र, मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक उपकरण है। इसे किसने डेवलप किया, इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAP, यहाँ पे मैं होके आया हूँ अहमदाबाद में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या हो गया, SHC है। ठीक, इसके द्वारा इसको क्या किया, डेवलप किया गया। मौसम और चक्रवात की चेतावनी स्थानीय भाषा में दी जाएगी। दैट मीन्स जहाँ पे मौसम या चक्रवात, मौसम खराब है या चक्रवात आ रहा है या और भी कुछ प्रॉब्लम है, समुद्र में हाई टाइड है, तो उसकी चेतावनी दे दी जाएगी आपको। और जो नाव है जो समुद्र के अंदर है, अगर वो फंस गई तो वो क्या करेंगे, अधिकारियों को संकट के समय संदेश भी भेज पाएंगे। अगले पे चलते हैं। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या किया, विस्तारा और एयर इंडिया के विलय को मंजूरी दे दी है। विस्तारा के एयर इंडिया में इससे विलय हो जाएगा। CCI ने सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी हासिल करने की भी अनुमति दे दी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो, इनका विलय हुआ, किसने, CCI ने अनुमति दी। शिक्षा मंत्रालय है, इन्होंने क्या किया, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मना रहे हैं लोग। इसको मनाने के लिए वही है, सेम प्रोग्राम चल रहा है। अब इसको देख लेते हैं, उल्लास का फुल फॉर्म क्या है। इस पूरा साक्षरता सप्ताह को नाम दिया है उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम है। साक्षरता सप्ताह समारोह का समापन कब, 8 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के साथ होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब है आपका, 8 सितंबर 2023 को।
भारत सरकार ने इसे वित्त वर्ष कब से कब तक के लिए, 5 साल के लिए, 2022 से 2027 के लिए इसका कार्यान्वयन होगा। इसके मुख्य घटक कितने, 5 हैं। मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन और कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा। अगले पे चलते हैं। मूडीज जो है, जो मैंने बताया कि उसने क्या किया, इनका वृद्धि का अनुमान है जो इंडिया का वो बढ़ा दिया, बस इतना ही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो अगले साल के लिए 2024 के लिए वो अनुमान इन्होंने घटा दिया। तो ये ऐसा करते रहते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। अभी देखो 5.5 से 6.7 कर रहे हैं, मतलब 1.2% बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये हमेशा चाहते हैं कि जो विकासशील देश हैं अगर वो आगे तीव्र गति से बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, उनको कमतर आंकते हैं हर बार। फिर जिम्बाब्वे के महान क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया। आपको ये सब जानना जरूरी है। कैंसर से पीड़ित थे, कोलन कैंसर, ठीक है, आंत में जो कैंसर होता है उससे पीड़ित थे और 49 साल की उम्र में निधन हो गया। अगला क्या है, दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है, व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण PAL, एक और अदर इनिशिएटिव है इस गवर्नमेंट का, व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण। इन दोनों को एकीकृत करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कौन करेगा एकीकरण इनका। नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसमें क्या होगा, डिजिटल की बात हो रही तो ऐप होगा। ऐप पे आपको सारी क्या मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, जिनको बोलते हैं ई-बुक्स वगैरह, वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। और भी जो सजेशन है, गाइडेंस है वो। इस प्लेटफॉर्म में पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग PAL को एकीकृत किया जाएगा। पर्सनलाइज्ड की बात हो रही मतलब व्यक्तिगत, तो कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण के तहत प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत सीखने का अनुभव मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय के तहत दीक्षा एक ऑनलाइन पोर्टल है और इसके साथ ऑनलाइन पोर्टल है तो एक एप्लीकेशन भी होगा। इसके माध्यम से ई सामग्री प्रदान की जाती है, ठीक है। दीक्षा के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसकी एक पहल है। इसमें 23 भाषाओं में कक्षा 1 से 12 के लिए QR कोड आधारित पुस्तकें, विभिन्न विशिष्ट और भी जो सामग्री वो यहाँ पे उपलब्ध है। और 2017 5 सितंबर 2017 को दीक्षा लॉन्च हुई थी। तो दीक्षा का फुल फॉर्म, किसके साथ इसका एकीकरण किया गया, किसकी ये पहल है, कब शुरू हुआ था, ये सारी चीज़ें जाननी आपको जरूरी है। अगले उस पर चलते हैं। ASI जो है, इसके द्वारा क्या हुआ, 4 सितंबर 2023 को एडोप्टर हेरिटेज 2.0, ठीक है, पहला चला था 1.0, अब 2.0 जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया। और ई परमिशन पोर्टल, मतलब आप मोबाइल से ही क्या करोगे, कहीं पे भी जैसे एंट्री है तो एंट्री पास होते हैं ना, टिकट वगैरह लेते, वो यहीं से मिल जाया करें। तो ASI के संरक्षण में कितने स्मारक हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये डाला। 3696 3696 स्मारक हैं और जो पूरे देश में फैले हुए हैं। फिर R माधवन के बारे में जान लेते हैं। इनको FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कौन करता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इनकी घोषणा की है। इन्होंने क्या बोला कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष ये बनेंगे। और गवर्नर काउंसिल, जो इनकी गवर्निंग काउंसिल होती है ना, वही मेन हेड बॉडी होती है, वही मेन डिसीजन लेती है, इसका भी अध्यक्ष ये बने हैं। FTII सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में इसके पहले कौन थे, शेखर कपूर थे आपके। इनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 को समाप्त हो गया था, तब से ये पद खाली था। FTII जो पूरी सोसाइटी, उसमें 12 व्यक्ति नामांकित हैं। इसका अध्यक्ष एक चेयरपर्सन होता है, दैट मीन्स यही चेयरपर्सन के रूप में काम करेंगे। FTII के बारे में जान लेते हैं। FTII क्या है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक फिल्म संस्थान है, मतलब फिल्म के बारे में सारा यहाँ पे एजुकेशन डिग्री वगैरह दी जाती है। फिल्म मेकिंग हर चीज़ होता है वहाँ, फिल्म मेकिंग होता है, एनिमेशन होता है, एडिटिंग होता है, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, वो सारी चीज़। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इससे पहले फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आखिरी आपका, पुरातत्वविदों को पेरू में 3000 साल पुरानी पुजारी की कब्र मिली है, ठीक है, जो भी पुरातत्वविद हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं पे भी कुछ ऐसा मिलता है, पुरावशेष मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, उन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। यही पूछा जाता है कि हाल में या कुछ समय पहले कहाँ पे क्या मिला था। तो उत्तरी पेरू में 3000 साल पुरानी है, कब्र का पता लगाया गया और कब्र मानी गई कि पुजारी की है, विशिष्ट धार्मिक नेता की, मतलब ये धर्म की बात नहीं हुई, किसी भी धर्म की हो सकती है, बट एक विशिष्ट धार्मिक नेता की है। इतना ही जानना आपको जरूरी है। 3 + 4 सितंबर के जो भी करंट थे सारे मैंने इसमें क्लब कर दिए थे।
वो आ गए हैं। ये क्लास अब से आपको रेगुलर डेली 6 AM पे मिलेगी, मतलब सुबह में 6 बजे मिलेगी करंट की क्लास। तो ये जान लीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी GS रिवॉल्यूशन करके ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस अगर आप तैयारी कर रहे हो RO की, इसका जूनियर असिस्टेंट जो 3831 वैकेंसी आई उसकी, VPO की, पेट की, तो आप बैचेज चल रहे हैं, आप उनमें से बैचेज ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।